आज हम शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के एनसीईआरटी के अर्थशास्त्र के दूसरे पार्ट की। और इससे पहले मैंने पहले पार्ट का वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें हम उन चीजों की आज चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र जो कि पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इससे पहले हम ये जानते हैं कि आर्थिक क्रिया होती क्या है, यानी आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो देखते हैं आर्थिक क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, या आर्थिक क्रिया क्या है, या आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो वे सभी गतिविधियां जिनका उद्देश्य किसी न किसी रूप में धन अर्जित करना होता है या अपनी जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन करना होता है, वे सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, आर्थिक क्रिया जो भी आय अर्जित करने के लिए किया जाता है वो सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इन क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आएंगी, जिनका भी उद्देश्य पैसा कमाना हो। जैसे घर के लिए कोई खाना बना रहा है तो उसकी आर्थिक क्रिया नहीं है, लेकिन अगर खाना बनाकर कोई सप्लाई करता है तो वो आर्थिक क्रिया में आएगा। इसी प्रकार जैसे स्कूल, बैंक में काम करना, किसी के खेत में काम करना, मजदूरी करना, किसी फैक्ट्री में काम करना, यह सभी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। अब इसमें हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो क्षेत्रक कितने हैं, क्षेत्रक 3 हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। तो इसमें प्रश्न बनेगा कि प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक या प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कृषि कार्य करना, पशुपालन, मत्स्य पालन। और दूसरा प्रश्न आता है कि द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्रक का मतलब होता है कि जब हम प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे कच्चे लोहे से लोहा बनाना। कपास जो कि प्राथमिक क्रिया है, लेकिन कपास के रेशे का प्रयोग करके जब हम कपड़ा बनाते हैं तब वह द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। जैसे गन्ना है, गन्ने से गुड़ बनाना, गुड़ आसानी से बिना औद्योगिक किसी मशीनरी के बन सकता है तो वो नहीं आएगा। लेकिन चीनी ये द्वितीयक क्षेत्रक में आएगा, क्योंकि चीनी बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो प्रश्न आता है वह है कि तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। तो तृतीयक क्षेत्रक, देखिए तृतीयक क्षेत्रक ऐसा है कि तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है। कैसे, जैसे रेलवे की पटरी बिछा दी गई, लेकिन रेलवे कैसे चलेगी। और बैंकिंग है तो बैंक के अंदर जो भी कंप्यूटर से जो भी कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा यातायात, शिक्षा, ये सभी चीजें तृतीय क्षेत्रक में आएंगी, यानी इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। शिक्षा में कोई वस्तु निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, एक व्यक्ति को शिक्षित बनाया जाता है। तो ये तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद 2 क्षेत्रक और हैं, जो कि निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक। तो निजी क्षेत्रक किसे कहते हैं। निजी क्षेत्रक का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व हो, व्यक्तिगत हो, वो निजी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निजी। तो निजी क्षेत्रक जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इस पे किसी एक व्यक्ति का निजी स्वामित्व है, ये निजी क्षेत्रक कहलाएगा। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्रक क्या है। सार्वजनिक क्षेत्रक का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी साधन जिसपे सार्वजनिक यानी सरकार के नियंत्रण में जो हो, वो सार्वजनिक क्षेत्रक कहलाएगा। जैसे रेलवे, डाकघर, इसके अलावा सड़क, पुल, ये सभी सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकार द्वारा बनाया जाता है और इस पर सरकार का स्वामित्व होता है, इसलिए इसे सार्वजनिक क्षेत्रक कहते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्रक, यानी संगठित क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं और असंगठित क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। या इसमें ऐसा पूछता है संगठित और असंगठित में अंतर बताइए। तो संगठित
क्षेत्रक की जो विशेषताएं हैं और जो असंगठित की हैं, दोनों को हम जब दोनों अलग अलग तरफ लिख देंगे, एक तरफ संगठित का लिखेंगे और एक तरफ असंगठित का, तो वही उसका अंतर हो जाएगा। तो संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? संगठित क्षेत्र को होता है जो सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, और जो सरकार द्वारा पंजीकृत होता है इन्हें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ संगठित क्षेत्र में काम का समय निश्चित होता है, इसमें वेतन निश्चित होता है, इसमें रोजगार प्रतिदिन मिलता है, और इसके साथ ही साथ इसमें काम का समय निश्चित होता है, और इसमें अगर किसी को दुर्घटना हो जाता है तो दुर्घटना बीमा मिलती है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पेंशन, भविष्य निधि की सुविधा होती है। तो इस प्रकार संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, और असंगठित क्षेत्र उसे कहते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, और जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है तो इनमें सरकारी नियमों का पालन भी नहीं करना पड़ता। असंगठित क्षेत्र में काम का समय भी निश्चित नहीं होता, इसमें रोज काम मिलेगा ये भी जरूरी नहीं है। जैसे कृषि क्षेत्रों में रोज काम नहीं रहता, केवल खास मौसम में ही काम रहता है, बाकी समय में काम नहीं रहता। इसके अलावा इसमें कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई बीमा की सुविधा नहीं होती, और साथ ही साथ इसमें भविष्य निधि की कोई सुविधा नहीं होती। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि संगठित की 3 विशेषता बताइए या 2 विशेषता बताइए, और असंगठित की 2 विशेषता बताइए। जब अंतर पूछता है फिर भी ये कहता है कि संगठित या असंगठित जो भी पूछेगा, दोनों में अंतर पूछेगा तो 2 या 3 पूछता है। तो बहुत सरल है, संगठित अगर आपको याद है तो उसका उल्टा असंगठित क्षेत्रक है।